नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय अकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। पिछले क्लास में मैंने आपको भाषा, उसकी परिभाषा और भारतीय भाषाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको हिंदी की व्युत्पत्ति और उसके विकास के बारे में बताऊंगा। देखिए, परंपरागत पंडितों के अनुसार हिंद शब्द हिन प्लस टू से बना। हिन का अर्थ नष्ट करने वाला और टू का अर्थ दुष्ट, अर्थात दुष्टों का नाश करने वाला। और शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हीन प्लस दुष्ट प्लस डू, अर्थात हीनों को दूषित करने वाला। लेकिन ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। ये दोनों मत क्या हैं? कल्पना प्रसूत हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंद शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूड़ी में मिलता है। किसे मिलता है? निशीथ चूड़ी में मिलता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निशीथ चूड़ी में मिलता है। ठीक। और देखो, जो हिंद शब्द है ना, वो फारसी क्या है? हिंद शब्द फारसी है और ये है सिंधु का फारसी रूपांतरण। क्या है? सिंधु का फारसी रूपांतर है। सिंधु शब्द जो है ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में सिंधु का अर्थ सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में सिंध शब्द सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया। 500 ईस्वी पूर्व के लगभग दारा प्रथम के काल में सिंधु का क्षेत्र ईरानी लोगों के हाथ में था। सिंधु का क्षेत्र ईरानी लोगों के हाथ में था। संभवतः उनके यहाँ सवर्ण का उच्चारण नहीं होता था, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे अंग्रेज लोग कामल को खामल कहते हैं, तो इसी तरह ईरानी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ ऊपर बलाघात होने से ऊ जो है वो हट गया और रह गया हिंद। क्या रह गया? हिंद। और बाद में हिंद शब्द पूरे भारतवर्ष के लिए प्रयोग होने लगा। ठीक। हिंद शब्द जो है वो भारतवर्ष के लिए प्रयोग होने लगा। इसके बाद उसमें एक विशेषणार्थक प्रत्यय जुड़ा, ईक, तो बन गया हिंदीक। हिंदीक का मतलब हिंद का, हिंदीक का मतलब हिंद का। ठीक। और कालांतर में समय बीता और उससे का शब्द हट गया तो बन गया हिंदी। ठीक है ना? देखिए कैसे विकास हुआ। सिंध से बना हिंद, हिंद से बना हिंद, हिंद से बना हिंदीक और हिंदीक से बना हिंदी। ठीक। और देखिए, हिंदी शब्द जो है ये एक विशेषण शब्द है। हिंदी शब्द क्या है? ये विशेषण है और किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। ठीक। हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। वैसे हिंदी का जो प्रयोग है ना, हिंदी शब्द का प्रयोग है, यह फारस और अरब से प्रारंभ होता। ईरान के एक बादशाह थे नौसरवा, उन्होंने अपने मंत्री, उनका नाम था वज्रोया, उनसे कहा कि पंचतंत्र का अनुवाद कीजिए ईरानी में। नौसरवा ने अपने मंत्री से कहा वज्रोया से कि पंचतंत्र का अनुवाद कीजिए, तो उन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किया। तो कर्कटक और दमनक के आधार पर उन्होंने अनुवाद का नाम कलीला और दिमना रखा। क्या रखा? कलीला और दिमना। और कलीला और दिमना की जो भूमिका लिखी वो नौशेरवा के मंत्री बुजर्च मिहिर ने लिखी। किसने लिखी? बुजर्च मिहिर ने लिखी। उसने भूमिका में लिखा कि यह अनुवाद जबाने हिंदी से किया गया। लेकिन शायद उस समय वहां पर जबाने हिंदी का अर्थ भारत की समस्त भाषाओं के लिए था।
जो जबानी हिंदी शब्द प्रयोग किया जाता था वो भारत की सभी भाषाओं के लिए, हिंद की सभी भाषाओं के लिए किया जाता था। ठीक, इसके बाद भारत के कवि हुए हैं फारसी कवि औकी, उन्होंने भी प्रयोग किया हिंदी का। इसके बाद एक है थे वो तैमूर लंग का पोता था सरफुद्दीन एजदी, 1424 ईस्वी। विदेशों में हिंदी शब्द का उसने भाषा के अर्थ में प्रथम प्रयोग किया। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का उसने प्रथम प्रयोग किया। ठीक, और भारत के कवि थे अबुल हसन और उनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने हिंदी को जो है कई नामों से संबोधित किया, हिंदी, हिंदी, हिंदवी, हिंदुई आदि कई नाम उन्होंने दिए। ठीक, और हिंदी शब्द का जो है आधुनिक युग में जो लिखित प्रयोग किया, आधुनिक युग में लिखित प्रयोग किया वो कैप्टन टेलन ने 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में उन्होंने हिंदी का लिखित प्रयोग किया। ठीक, समझ गए बात। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग कैप्टन टेलन ने 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए हिंदी का जो वर्तमान में अर्थ क्या है। हिंदी साहित्य में हिंदी का अर्थ है कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा। समझ गए? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा, इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता। ठीक, अब देखिए 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक, और संविधान के अनुच्छेद 343 से और 351 तक, अनुच्छेद 343 से और 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। ठीक, राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद मिला? 343 में। और राजभाषा का प्रावधान किसने किया गया? 343 से और 351 तक। ठीक, और उसमें संविधान में लिखा है कि 1950 के बाद 15 वर्ष तक कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, ये थी जो है संविधान की स्थिति। अब आते हैं हम हिंदी में, जो हिंदी की बोलियां हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक, देखिए हिंदी में जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली में थोड़ा संशोधन करके उसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार कर दिया गया। खड़ी बोली को थोड़ा संशोधित करके मानक हिंदी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक, समझ गए ना? अनुच्छेद 343 में राजभाषा का दर्जा मिला और 343 से 351 तक राजभाषा का जो प्रावधान किया गया है। देखिए याद रखना, हिंदी राजभाषा है। अगर विकल्प में आ जाए राजभाषा और राष्ट्रभाषा तो आपको राजभाषा में ट्रिक करना, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह है भारत की हिंदी। ठीक, अब आते हैं हिंदी की बोलियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत की सभी भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ। ठीक है ना? किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। तो सौर सैन्य भ्रंश, ये है अपभ्रंश, ये है उपभाषा और इसके बाद बोली। तो सौर सैन्य अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। ठीक, सौर सैन्य अपभ्रंश से
पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है कौरवी, हरियाणवी या बांगरू और दक्षिणी हिंदी। ये आकार बहुला है। क्या है ये? आकार बहुला है। कौरवी, हरियाणवी या बांगरू और दक्षिणी हिंदी ये आकार बहुला है। और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये ओकार बहुला। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? कौरवी, दक्षिणी हिंदी और हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक। अब हम आते हैं राजस्थानी हिंदी। इसका भी विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और राजस्थानी हिंदी जो है वो टा वर्ग बहुला। ठीक। तो देखिए राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। ठीक। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। ये राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां। ठीक। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। ये इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है गढ़वाली और कुमाऊनी। कौन सी है? गढ़वाली और कुमाऊनी। ये पहाड़ी हिंदी की बोलियां। अब आते हैं अर्ध मागधी अपभ्रंश। तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। ठीक। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक। अब आते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी की जो बोलियां कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में बोलियां बोली जाती हैं उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक। तो देखो उत्तर प्रदेश में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं मथुरा, आगरा, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा और भरतपुर और करौली। यहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। देखिए ब्रजभाषा जो है वो मध्यकालीन काव्य की भाषा है। पहले जितना भी काव्य मिलेगा, साहित्य मिलेगा आपको ब्रजभाषा में ही मिलेगा। ठीक। ब्रजभाषा काव्य की भाषा है। मध्यकाल में ब्रजभाषा में ही ज्यादातर काव्य लिखा गया और कुछ काव्य जो है अवधि में भी लिखा गया। ब्रजभाषा और अवधि में ही आपको काव्य मिलेगा। ठीक। अब आते हैं हम बुंदेली। तो बुंदेली के जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र है इसके? सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद। ये बुंदेली या बुंदेलखंडी के क्षेत्र। इसके बाद आते हैं कन्नौजी। तो कन्नौजी बोली जाती है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। यह जो है कन्नौजी बोली के क्षेत्र हैं। ठीक। अब आते हैं कौरवी या खड़ी बोली। इसके क्षेत्र हैं बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ ये जो है और गाजियाबाद। ये किसके क्षेत्र हैं? ये कौरवे के क्षेत्र हैं। ठीक। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद ये कौरवी या खड़ी बोली के क्षेत्र। ठीक। यहाँ कौरवी बोली बोली जाती है। अब आते हैं अवधि। अवधि का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। तो अवधि के जो जिले हैं या जनपद हैं उनको बता रहा हूं मैं आपको। अयोध्या, लखीमपुर खेरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ यह अवधि बोली के क्षेत्र हैं। यहां अवधि बोली जाती है। ठीक।
अब आते हैं, देखिए मैं आपको बोली और उनके नामकरण करता इनके बारे में बताता हूं। जो बोली है इनको किस विद्वान ने ये नाम दिया, ये बोली और नामकरण करता। कौरवी नाम दिया राहुल शंकराचार्य ने। किसने दिया? राहुल शंकराचार्य ने। ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्रजबुली नाम दिया ईश्वर चंद्र गुप्त ने। डिंगल नाम दिया बांकी दास ने। बिहारी नाम दिया ग्रियर्सन ने। भोजपुरी नाम दिया रेमंड ने। मैथिली नाम दिया कोलब्रुक ने। और राजस्थानी जो भाषा है, बोली नहीं भाषा है, इसका नाम दिया राजस्थानी का नाम ग्रियर्सन ने। ठीक, किसने दिया? ग्रियर्सन ने। मैंने आपको बताया जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली से थोड़ा संशोधित करके बनाई गई है, और हमारी जो हिंदी है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। मानक हिंदी हमारी जो है वो हिंदी और उर्दू मिश्रित है। ठीक, पूछा जा सकता है तो बताएंगे आपकी हिंदी उर्दू का मिश्रित जो हमारी मानक हिंदी है। ठीक, अब आते हैं लिपि। तो लिपि का जो विकास हुआ वो इस तरह हुआ कि चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। पहले चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और इसके बाद ध्वनि लिपि। ठीक, ध्वनि लिपि जो हम ध्वनि बोलते हैं और लिखा जाता है इसे ध्वनि लिपि कहा जाता है। ठीक, ध्वनि जो लिपि जो ध्वनि लिपि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अक्षरात्मक और एक वर्णात्मक। हमारे भारत की सारी लिपियां जो है वो अक्षरात्मक, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं और रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक। ठीक, देखिए हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में 3 लिपियां विकसित थी। एक सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि और तीसरी ब्राह्मी लिपि। ठीक, ये 3 लिपियां विकसित थी, लेकिन ब्राह्मी लिपि से ही हमारे भारतवर्ष की भाषाओं का विकास। ठीक, किससे विकास हुआ? ब्राह्मी से विकास हुआ। तो ब्राह्मी की जो है उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली दो थी। तो दक्षिणी शैली से जो ब्राह्मी का विकास हुआ, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम आदि भाषाओं का विकास हुआ। ठीक, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं का विकास ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से हुआ। और जो उत्तरी शैली थी, उत्तरी शैली से 4वीं और 5वीं सदी के आसपास बनी गुप्त लिपि। क्या बनी? गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि से इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि बनी। ब्राह्मी से जो है विकास हुआ गुप्त लिपि का, और गुप्त लिपि से विकास हुआ सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि। ठीक, और कुटिल लिपि से ही देवनागरी और शारदा लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में करीब हुआ और शारदा लिपि का विकास 10वीं सदी में। ठीक, अब आते हैं विशेषताएं, हमारे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि अक्षरिक होती है, ये अक्षर के रूप में लिखी जाती है। ठीक, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि होती है। देखिए देवनागरी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो उच्चरित होता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि। जैसे का है, का लिखा जाए का, मा और ला, तो का मा लो पढ़ा जाएगा। अब देखो अंग्रेजी में सी ए लिखा गया, सी ए और टी, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? कैट। ठीक है ना, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। अगर लिखा गया का, मा और ला, तो उसका उच्चारण भी का, मा, ला यही होगा। ठीक, तो ये जो है एक वर्ण के लिए एक ध्वनि होती है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं वर्णमाला क्रम वैज्ञानिक है। हमारी जो देवनागरी लिपि है ना, इसका वर्णमाला क्रम है बहुत ही वैज्ञानिक। देखिए का वर्ग जो है का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ से उच्चरित होते हैं, ये कंठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद चा वर्ग आ गया, चा, छा, जा, झा, या। उसके बाद ये तालु से उच्चरित होते हैं, चा, छा, जा, झा, या तालु से उच्चरित होते हैं। और उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, आ, टा वर्ग जो है ये मूर्धा से जो उच्चरित होते हैं। और उसके बाद टा, था, डा, ढा, ना, ये दांत से उच्चरित होते हैं। और उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा,
ये ओठ है, ओठ से उच्चरित होते हैं। तो वैज्ञानिक पहले कंठ से, फिर उसके बाद आगे ताल से, फिर उसके बाद आगे मूर्धा से, फिर दंत से और फिर ओठ से। इसलिए इसका वर्णमाला क्रम बहुत ही वैज्ञानिक। ठीक, अब देखिए देवनागरी लिपि में जो सुधार हुए, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फांट बनाया, जिसे तिलक फांट भी कहते हैं, और देवनागरी लिपि में पहला सुधार किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया पहला सुधार। उन्होंने महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आकी 12 खड़ी तैयार की और प्रथम बार इसका प्रयोग महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में हुआ। ठीक, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आकी 12 खड़ी तैयार की और इसका प्रयोग महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में प्रथम बार हुआ। ठीक, अब आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर अंगा, या, अड़ा, ना और मा के स्थान पर अनुस्वार अर्थात अंग के प्रयोग का सुझाव दिया। ठीक, अनुस्वार अर्थात अंग के प्रयोग का सुझाव दिया। ठीक, अब आते हैं गोरख प्रसाद। गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लिखने का सुझाव दिया। मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लिखने का सुझाव दिया। और एक विद्वान है सुनीत कुमार चटर्जी, उन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी की लिपि के स्थान पर थोड़े परिवर्तन के साथ रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया। ठीक, अब आते हैं हम कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन जो इंदौर में हुआ था 1935 में हुआ था, उसमें नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नागरी लिपि सुधार समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर थे। ठीक, नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 24वां अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। ठीक, उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 31 जुलाई 1947 को हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। इसके अध्यक्ष बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर थे। ठीक, अब आते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इसका गठन 1961 में हुआ और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली और केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में है और केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब आते हैं हम संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक, देखो जो संविधान बना था तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी?
14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में कई संविधान संशोधन हुए और इनकी संख्या 22 पहुंच गई। तो संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, असमिया, असमिया जो है वो असम की भाषा है, ठीक। बंगला, बंगला बंगाल की भाषा है। बोडो, बोडो भी असम की भाषा है। असम की 2 भाषाएं हैं, असमिया और बोडो। डोगरी, डोगरी थोड़े थोड़े क्षेत्रों में कई जगह बोली जाती। गुजराती, गुजरात की भाषा है। हिंदी आप जानते हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा, ठीक। इसके बाद आते हैं कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। कश्मीरी, कश्मीर की भाषा है। कोंकणी गोवा की भाषा है। मैथिली बिहार की बोली है। मलयालम केरल की भाषा है। मणिपुरी मणिपुर की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। नेपाली पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा है। उड़िया उड़ीसा की भाषा है। पंजाबी पंजाब की भाषा है। संस्कृत, देखिए संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी है और इसे देव भाषा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की जननी कौन है तो वो है संस्कृत, ठीक। संथाली कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। सिंधी, सिंधी पाकिस्तानी सिंध और भारतवर्ष में भी सिंधी बोली जाती। तमिल तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है और उर्दू भारतवर्ष में हर जगह थोड़ी थोड़ी बोली जाती है। इसके जानने वाले पूरे भारतवर्ष में आपको मिल जाएंगे। देखिए आप लोग पढ़ाई रूटीन बना के करिए, रूटीन बना के पढ़ोगे तो अनुशासित रहोगे, ठीक। जैसे आप सुबह 5 बजे जगते हैं, 5:30 बजे जगते हैं, या जितनी भी देर आप जगते हो उसका रूटीन बना लीजिए तो पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। माना आप 5 बजे जगे या 5:30 बजे जगे तो फ्रेश हो जाइए और उसके बाद 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 6 बजे से 8 बजे तक पढ़िए। 8 बजे के बाद फिर रेस्ट करो 1 घंटा, नाश्ता करो, नहाना धोना चाहते हो तो नहा सकते हो। उसके बाद 9 बजे फिर बैठ जाइए। 9 बजे से 11 बजे तक पढ़िए। 11 बजे के बाद फिर आप रेस्ट करिए, बंद कर दीजिए। नहीं नहाया तो नहा सकते हैं, खाना खाइए और उसके बाद रेस्ट कीजिए। फिर आप 2 बजे या 2:30 बजे सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक या 4:30 बजे तक पढ़िए, फिर आप रेस्ट करिए। फिर शाम को आप 7 बजे या 7:15 बजे अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाइए और 7 से 9 या 9:30 तक पढ़िए। इस प्रकार आपकी पढ़ाई 8 घंटे या उससे ज्यादा हो जाएगी। देखो खंड खंड करके पढ़ाई करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इकट्ठा बैठ के 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा, और खंड खंड करोगे ज्यादा समझ में आएगा और आपको रिलैक्स भी रहेगा, लोड भी नहीं पड़ेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।